गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल सक्करवाल और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं फिजिक्स क्लासेस में। कल तक हमने बात कर ली थी, चैप्टर फर्स्ट चल रहा है एनसीईआरटी का भी और आरबीएससी का भी। इसमें काफ़ी टॉपिक हम पढ़ चुके हैं अब तक। कूलाम का नियम पढ़ लिया, कूलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ लिया, परावैद्युतांक वगैरह, और उनसे संबंधित सबसे महत्वपूर्ण बातें जो मैंने आपको बताई थी, न्यूमेरिकल बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी हमने पढ़ लिए थे। अब हम उसमें आगे बात करते हैं। उसका जो नेक्स्ट पार्ट आता है उसका वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र आगे का जो पूरा भाग है वो इसी से रिलेटेड है। पहले हम इसको डिफाइन करेंगे, फिर इसके लिए हम फॉर्मूला डेराइव करेंगे, फिर इसका उपयोग जो है वो डाइपोल में है, द्विध्रुव के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके दो डेरिवेशन आएंगे वो पढ़ेंगे, और फिर इन सबसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब पहले इसकी परिभाषित करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। विद्युत क्षेत्र होता क्या है? कोई भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसका प्रभाव रहता है उसको विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, कोई भी चार्ज है उसके चारों ओर जितना भी पार्ट होगा, जितना भी एरिया होगा जिसमें वो इफेक्ट डालेगा। इफेक्ट अब कैसे डालेगा कि कोई दूसरा आवेश अगर वहां आता है तो वो उस पर बल आरोपित करेगा, बल अप्लाई करेगा, चाहे वो रिपल्सन फोर्स हो चाहे वो अट्रैक्शन फोर्स हो, यानी आकर्षण या प्रतिकर्षण कोई भी हो। ये बात डिपेंड करेगी कि आवेशों की प्रकृति कैसे है। जैसे मान लो पॉजिटिव आवेश है और इधर भी कोई दूसरा आवेश आ रहा है, क्यू आवेश, वो भी पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। अब इसके लिए भी क्या होगा? इसका कुछ क्षेत्र होगा, उतने क्षेत्र में ये भाग ले सकता है, यानी उतने क्षेत्र में ये बल अप्लाई कर सकता है। जैसे अगर कहें कि अगर बिंदु आवेश है तो ये सब तरफ क्या करेगा? इसका विद्युत क्षेत्र होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने बहुत अधिक दूरी पर भी रखा है तो भी इस पर बल लग रहा है। बल उस समय बल जो है वो न मात्र का लगेगा। इसमें बल का जो मान है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो तीव्रता का मान भी यहाँ क्या होगा? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जैसे जैसे दूर जाएंगे, एक तो ये आवेश इसके पास ही दूसरा आवेश रखा जाए तो दोनों के बीच में ज्यादा बल लगेगा, ज्यादा बल लगेगा तो तीव्रता भी ज्यादा होगी। जैसे जैसे दूर जाएंगे, यहाँ कोई आवेश है तो उसके मध्य तीव्रता कम होगी। तीव्रता का मतलब क्या है कि इस बिंदु पर इस आवेश का कितना प्रभाव जा रहा है, वो उसका मतलब है तीव्रता से। सिंपल भाषा में हम ये समझ सकते हैं, किसी भी आवेश के चारों ओर कोई भी अगर बिंदु आवेश रखा गया है, किसी भी बिंदु पर कोई आवेश रखा गया है, तो वहां पर उसका कितना प्रभाव आ रहा है, या दूसरी तरीके से हम इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में डिफाइन करेंगे, फॉर्मूला की फॉर्म में, तो हम ये कहेंगे कोई आवेश, बिंदु आवेश, कोई परीक्षण आवेश रख दें, उस पर कितना बल लग रहा है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। विद्युत क्षेत्र का मतलब है आवेश के चारों ओर का वो पूरा क्षेत्र जिसमें उसका प्रभाव रहता है, अन्य आवेशों पर वो बल आरोपित करता है, वो होता है विद्युत क्षेत्र। फिर बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो पहले इसकी परिभाषा लिख ले हम। किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें इसका प्रभाव रहता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। या ये कह सकते हैं कि वह क्षेत्र जिसमें ये अन्य आवेशों को प्रभावित करता है। बात वही है कि अन्य आवेश का मतलब कोई और आवेश आएगा तो उस पर बल लगेगा, और जितने भाग में वो बल लगेगा वही भाग विद्युत क्षेत्र है। अब दूसरी बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
तीव्रता क्या है? अब तीव्रता को परिभाषित किस प्रकार से किया जाता है? किसी भी विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र तो हमें पता चल गया कि चार ओर का विद्युत क्षेत्र है। अब इतने क्षेत्र में भी अलग अलग बिंदुओं पर तीव्रता क्या होगी? अलग। जैसे ये आवेश है, इसके कारण तो क्षेत्र सब तरफ है, इसके कारण सब तरफ इसका प्रभाव जा रहा है, जिधर भी हम देखें उधर। लेकिन अब तीव्रता कैसे बताएं? तीव्रता पर्टिकुलर किसी बिंदु पर बताई जाती है। तीव्रता का मतलब उसका प्रभाव कितनी मात्रा में है, वो तीव्रता है। तो यहाँ पर अगर हम मान लो कोई आवेश रख दें, उस आवेश को टेस्ट चार्ज हम नाम दे रहे हैं, परीक्षण आवेश Q0 ये रख दें, तो इस पर इस आवेश के कारण, ये मान लेते Q आवेश है कोई, तो इस Q आवेश के कारण इस पर कितना बल लगेगा, वो क्या कहलाएगा? वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। तो इसे इस तरह से डिफाइन कर देते हैं कि विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र होगा तभी तो वहां पर तीव्रता होगी। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर आवेश के कारण प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल, इकाई आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसके लिए एक कंडीशन है कि इसका जो मान है बहुत अल्प होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा क्यों? जैसे मान लो तीव्रता की बात करें सिंपल सी भाषा में, अगर हम लें कि बल्ब की तीव्रता देखनी है, तो हम अपने क्या करेंगे कि वहां देख लें, नीचे वहां बैठ जाए और अपने पास एक कागज पेन है, अपने कुछ लिख रहे हैं, तो अपने देख सकते हैं कि अपने को कितना दिखाई दे रहा है, तीव्रता ज्यादा है। अगर वही काम अपने उस बल्ब से बहुत दूरी पर बैठ कर करें या रूम से बाहर बैठ कर करें, तो क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रोशनी कम है, यानी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम पहुंच रही है। सॉरी, ये लाइट चली गई है, इसका फ्लैश ऑन कर दो। चलो गया। ये लाइट चली गई है, लेकिन फिर भी जितनी अपने को आवश्यकता है उतनी अपने को दिखाई दे रहे हैं। अगर अपने कोशिश करेंगे तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है, कोई इमरजेंसी की दिखाई नहीं दे सकता। लोग जिनके पास लाइट नहीं है वो बिल्कुल उसके मोमबत्ती की रोशनी में भी पढ़ लेते हैं, तो अपने पास तो बहुत है, इतनी इजी वे में मोबाइल टॉर्च की रोशनी है, ये आराम से दिखाई दे जाएगा। अब आगे इसमें बात कर रहे थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। मैं आपको एग्जांपल बता रहा था कि कोई बल्ब है, मान लो, जैसे बल्ब का एग्जांपल लिया, वैसे बल्ब बंद हो गया, लाइट चली गई, इन्वर्टर कनेक्शन अपने पास है नहीं यहाँ। तो बल्ब का एग्जांपल ले लेते हमने कि बल्ब के कारण तीव्रता अगर देखनी है, अपने उसके जस्ट नीचे बैठे हैं, तो अपने को बहुत तीव्र प्रकाश दिखाई देगा। जैसे हम उससे दूरी पर जाएंगे वैसे वैसे प्रकाश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी वहां विद्युत क्षेत्र जो आ रहा है, लाइट आ रही है, उसकी वैल्यू तीव्रता कम हो जाएगी। अब हमें क्या करना है? तीव्रता का मेजरमेंट करना है। तो इसका मान हम Q0 अल्प लेते हैं। अल्प क्यों लेते हैं? क्योंकि अगर इसके कारण किसी आवेश के कारण तीव्रता देखनी और वहां पर चेक करने के लिए बल के रूप में परिभाषित करते हैं इसे, तो दूसरा आवेश वहां रखा जाता है। अगर वो दूसरा आवेश का मान इतना ज्यादा होगा तो उसकी खुद की तीव्रता भी हो जाएगी। जैसे इसके कारण देख रहे हैं और ये आवेश बहुत ज्यादा है, तो इसकी खुद की तीव्रता भी होगी, तो फिर यहाँ क्या हो जाएगी? तीव्रता दोनों मिक्सअप हो जाएगी, इसलिए एक्चुअल रिजल्ट हमें नहीं मिल पाएंगे। इसलिए पहली कंडीशन ये है कि यहाँ Q0 जो परीक्षण आवेश है उसका मान न्यूनतम बहुत कम अल्प नगण्य टेंड्स टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ Q0 चार्ज पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है दैट इज F, इकाई चार्ज पे जो फोर्स अप्लाई होगा दैट इज F अपॉन Q0, और इसको ही बोल देते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे ही बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये E की वैल्यू आ गई। यहाँ से देखें तो ये बात लिख देते हैं इसमें, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0। न्यूमेरिकल पोर्शन में इसकी आवश्यकता नहीं है ये लिखने की। जब आपको परिभाषित करना हो तो इसकी परिभाषा फिर मैं रिवाइज कर रहा हूं एक बार, कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश पर, इकाई आवेश पर लगने वाले बल के रूप में तीव्रता को परिभाषित किया जाता है। लिख देता हूं मैं, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी इकाई आवेश पर लगने वाले बल के रूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित किया जाता है। ये इसकी हो गई परिभाषा। डायग्राम दोबारा फिर बना देता हूँ सिंपल सा।
जैसे यहां कोई आवेश है, कोई भी आवेश मान ले इसे, ये Q आवेश है, इसके कारण तीव्रता सब तरफ है। हमें मान लो इस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है, तो ये Q0 यहाँ रख दिया परीक्षण आवेश। तो इस पर जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, F बल लग रहा है। कितने F बल तो कितने में लग रहा है, पूरे पे लग रहा है, इकाई आवेश पर। इसकी बात ध्यान रखिए, इकाई आवेश पर लगने वाले बल को तीव्रता के रूप में परिभाषित करते हैं। तो E की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, इकाई आवेश के लिए कुल आवेश का डिवाइड कर दो, तो लिमिट क्या आ जाएगी, Q0 टेंड्स टू 0 F अपॉन Q0। आप इसे सीधा ऐसा लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू F अपॉन Q0, ऐसा लिख सकते हैं इसे, ठीक है। E बराबर F अपॉन Q0, ये हटा दो। तो यहां से इसका मात्रक निकाल लें, इसका जो मात्रक है E बराबर आ जाएगा F अपॉन Q0। Q0 से वैल्यू देखें तो F का मात्रक न्यूटन और इसका मात्रक कूलाम, तो यहां से इसका मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। इसका बाद में हम एक मात्रक और पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, जब हम पहुंचेंगे तो न्यूटन प्रति मीटर भी होता है इसका एक मात्रक। यहाँ मैं वैसे लिख देता हूं, लेकिन हम उसको सिद्ध करेंगे बाद में, प्रूफ करके बताएंगे, देखेंगे कि कैसे आता है न्यूटन प्रति मीटर। एग्जाम में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है उसमें न्यूटन प्रति कूलाम नहीं दिया जाता है कभी भी, हमेशा जो भी क्वेश्चन होगा उसमें न्यूटन प्रति मीटर होगा। तो ज्यादातर जब हमें लैंग्वेज में दिक्कत आती है समझने में, क्वेश्चन की लैंग्वेज में, तो मात्रक बहुत आसानी से बता देते हैं कि क्या दिया गया है। लैंग्वेज में हम लोग नहीं पता चल रहा क्या दे रखा है, लेकिन अगर टाइम क्या आगे लिखा है न्यूटन प्रति मीटर और अपने को पता है कि तीव्रता का मात्रक है, तो अपने को पता चल जाएगा तीव्रता के फॉर्मूले से ही इसको सोल्व किया जा सकता है। तो ये यहाँ तक अपने लिख चुके हैं। ये परिभाषा में आप ध्यान रखना, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0, टेंड्स टू 0 मतलब Q0 का मान 0 की ओर अग्रसर है, यानी नॉट इक्वल टू 0 बट टेंड्स टू 0, 0 के लगभग बराबर है लेकिन 0 नहीं है, 0 ही हो जाएगा तो इसका मतलब कुछ है ही नहीं। तो यहाँ लगने वाले बल के रूप में तीव्रता को परिभाषित किया जा सकता है। ये तो आगे तीव्रता की बात, इससे न्यूमेरिकल आता है, 20 पार्ट से न्यूमेरिकल आता है, इस भाग से सिंपल सा न्यूमेरिकल आता है। आपके पास दिखाई दे रहा है कि समीकरण में 3 वैल्यू हैं और हमें पता है एक समीकरण से हम एक वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अब 3 में से 2 वैल्यू आपको दे देंगे और एक पूछ लेंगे। जैसे अगर आपको बल और आवेश दे दिया तो तीव्रता पूछ लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, अपने इक्वेशन ले लेते हैं कि 2 माइक्रोकूलम आवेश के कारण किसी बिंदु पर बल 5 गुणा 10 की पावर -3 न्यूटन है, तो वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो इसमें देख लो, पहले तो आप क्वेश्चन करने का मेथड हमेशा सेम, सबसे पहले आप क्या करें, लिख लें कि आपको क्या दिया गया है। जब वो लिख लिया फिर आप वो लिखें कि क्या हमें ज्ञात करना है। जब हमें ये पता चल गया क्या ज्ञात करना है, तो फिर उन सबसे रिलेटेड देखो कौन सी इक्वेशन है, उस इक्वेशन का हम उसमें यूज करके और सोल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ अपने को क्या दे दिया, माइक्रोकूलम। अगर अपने को ये आवेश दिखाई नहीं दे रहा, नहीं लिखा बाई चांस, तो आप यूनिट देख लें। यूनिट हमें अगर यूनिट से समझने की आदत डाल लेंगे तो यूनिट देखते अपने को बता देगी कि अपने को क्या वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ आवेश दे रखा है, Q का मान दे रखे है, कितना है 2 माइक्रोकूलम। 2 माइक्रोकूलम, तो इसको पहले कन्वर्ट कर लो भी, हमेशा कभी भी डायरेक्ट नहीं रखोगे, इनकेस यूनिट सिस्टम का यूज करना है हमेशा। तो सबसे पहले लिख लो और साथ में कन्वर्ट भी उसी समय कर लो, उसके बाद में वैल्यू पुट करो। अब आपको F का मान दे रखे हैं, कितना है 5 गुणा 10 की पावर -3 न्यूटन, और अपने को क्या ज्ञात करना है, तीव्रता ज्ञात करनी है। जब आप इतनी बात देख लेंगे तो हमें तुरंत माइंड में आ जाएगा कि इससे संबंधित कौन सा फॉर्मूला है, तीव्रता का बल से संबंधित F/Q। तो इसको इधर लिख रहा हूं ऊपर, तो तीव्रता की वैल्यू यूज करते हैं F/Q। मान रख दें F की वैल्यू कितनी है, 2 गुणा 10 की पावर -6 और 5 गुणा 10 की पावर -3 है, 5 गुणा 10 की पावर -3, और ये वैल्यू है 2 गुणा 10 की पावर -6।
5 में 2 का भाग देंगे तो 2.5 हो जाएगा, 2.5, ये माइनस का ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा 3, और यूनिट रख दो, अभी तो न्यूटन प्रति कूलम ही लिख रहे हैं हम, बाकी आप ध्यान रखना इसकी यूनिट न्यूटन प्रति मीटर भी होती है, इसको हम बाद में बात करेंगे। सॉरी, न्यूटन प्रति मीटर नहीं, वोल्ट प्रति मीटर भी, यहाँ ध्यान रखना, गलत लिखा है हमने, ये वोल्ट प्रति मीटर होती है इसके लिए, न्यूटन प्रति मीटर भी होती है। बाद में बात करें कैसे है, तो विभवांतर भी पहुंचेंगे इसी यूनिट में आगे, तब सोल्व करेंगे। ध्यान रखना, करेक्शन कर लेना अभी से, ये न्यूटन प्रति मीटर नहीं, ये है वोल्ट प्रति मीटर, बेसिकली इस फॉर्मूले से आती है, इसका फॉर्मूला बाद में बात करेंगे। तो यहाँ तक इस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर पूछ लेते हैं। अब हम इसमें आगे बात करते हैं, एक इसमें क्वेश्चंस के अंदर इनके जो नाम हैं वो ध्यान रखना भी, विद्युत क्षेत्र लिख दें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख दें, और विद्युत क्षेत्र सदिश लिख दें। ये एक ही बात है, क्योंकि सदिश राशि है जो उनमें सदिश वर्ड का भी यूज कर लेते हैं, तो इसका मतलब एक ही है कि अगर आपको विद्युत क्षेत्र लिख दें या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख दें या विद्युत क्षेत्र सदिश लिख दें, इन सब का मतलब एक ही है। ये नहीं है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखा तब भी विद्युत क्षेत्र क्या करना है, विद्युत क्षेत्र लिखा तो भी इसका मतलब तीव्रता से ही है। विद्युत क्षेत्र तो एक परिभाषा है और इसका सोल्व करने का जो मेथड है वो तीव्रता से ले लिया जाता है। तो ये अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सोल्व कर रहे हैं, इसका मतलब उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ही सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट इससे रिलेटेड टॉपिक है, ये साथ साथ आप नोट कर लें। अब इससे संबंधित डेरिवेशन की बात करते हैं। ये जो देखो इनके बेसिक कंसेप्ट सारे बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आगे तक ये यूज होते रहेंगे, और परीक्षा की दृष्टि से बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर देखें तो जितना अब तक हम पढ़ रहे हैं और अभी भी आगे आज और जो पढ़ेंगे टॉपिक्स, उनमें न्यूमेरिकल पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी टॉपिक जो महत्वपूर्ण है वो आगे शुरुआत होगी उनकी, इंपॉर्टेंट ये भी है लेकिन ये बेसिक के पर्पज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं इसके अंदर, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज से अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। अब इसे देखो दो केस आ जाते हैं, दो कंडीशंस आ जाती हैं। फर्स्ट केस लेते हैं इसके अंदर, पहली कंडीशन, यदि आवेश मूल बिंदु पर स्थित हो, if point charge is placed at the origin, और दूसरा if point charge is placed not origin, ओरिजिन पर हो और ओरिजिन पर नहीं हो, मूल बिंदु पर हो और नहीं हो, उसका क्या फर्क पड़ेगा वो बात करें। पहली कंडीशन हम ले रहे हैं कि मूल बिंदु पर है, इसमें 11वीं काफी बातें हम इसके अंदर यूज करेंगे। ये कोई 3 डायमेंशन हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम पर ले लिया, एक्सिस x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस। दिस इज द ओरिजिन ऑफ मूल बिंदु, यहां पर कोई आवेश रखा गया है, प्लस क्यू ले ले, क्यू ले ले, यहां पर कोई आवेश
बिंदु आवेश रखा गया है। अब हमें तीव्रता कहाँ निकालनी है, इस बिंदु पर हमें तीव्रता निकालनी है। Here we want to calculate the value of electric field at this point P and distance of point P from the origin is a r. Because this is a vector quantity, then this is a position vector and we can denote as a r vector. एक बात हमने करी थी कि जब हम न्यूमेरिकल लेते हैं तो हम वेक्टर स्केलर का ध्यान नहीं रखते हैं, नॉर्मल स्केलर फॉर्म लेकर चल सकते हैं। वेक्टर फॉर्म केवल डायरेक्शन को शो करती है, तो अगर आप स्केलर में भी इसको सोल्व कर देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और वेक्टर में कर देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर में हम क्या करते हैं कि यूनिट वेक्टर आर कैप का यूज कर लेते हैं। तो अब देखो ये बातें हमें पता है कि हमें दे दिया कि किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण, इसलिए हमने क्या लिया, हम कोई भी वैल्यू अपनी मर्जी से नहीं लेते हैं, इनडायरेक्ट इक्वेशन के अंदर हमें दे दिया जाता है, ध्यान नहीं देते हैं। अब इसके अंदर दे रखा बिंदु आवेश के कारण, तो बिंदु आवेश हमें दे दिया, वो हमने एज्यूम कर लिया बिंदु आवेश। कहाँ रखा है वो भी दे दिया, मूल बिंदु पर, तो हमने इसको मूल बिंदु पर रखा, अपनी मर्जी से नहीं रखा। फिर क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु पर कहीं पर भी मान लो। अब कहीं पर यहाँ मान लेते हैं, यहाँ मान लेते, बात तो हुई है। क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। वो स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रही है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट टू द ओरिजिन। अब आपको इसके अंदर एक दो लाइनें आपको डेरिवेशन करने से पहले एग्जाम के पर्पज से आपको इसमें लिखना है कि इनका मतलब क्या है, कौन सी वैल्यू क्या ली है, हम हमारे ई का मतलब क्या है, हमारे पी का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है, ये बातें आपको लिखनी है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, माना मूल बिंदु ओ पर प्लस क्यू बिंदु आवेश स्थित है। इससे आर दूरी पर बिंदु P है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो हमने इसमें बता दिया, हम लिख लिया कि हमें क्या मानना है और क्या हमें करना है। अब एक बात और, अभी आपने इसकी परिभाषा में लिया कि तीव्रता निकालनी तो डायरेक्ट ज्ञात नहीं कर सकते। जिस बिंदु पर तीव्रता हमें ज्ञात करनी है उस बिंदु पर हम क्या करते हैं, पहले एक परीक्षण आवेश रखते हैं और उस परीक्षण आवेश पर हम बल का मान निकालते हैं, और इकाई आवेश के कारण जो बल होता है वही तीव्रता होती है। तो यहां सबसे पहले तो क्या करेंगे, एक आवेश रखेंगे। माना P पर कोई परीक्षण आवेश Q नॉट है। तो अब क्या करें, बल के बारे में हमने पढ़ लिया, कूलाम बल का फॉर्मूला सीधा सा Q1Q2/r²। है तीव्रता का, जब बल आ जाएगा तो तीव्रता आ जाएगी F/Q नॉट, यानी जो परीक्षण आवेश रखा है उसी का भाग दे दो, सोल्व हो जाएगा। तो यहां हमने रख दिया इसका क्या, Q नॉट परीक्षण आवेश है। अब Q तथा कैपिटल Q तथा स्मॉल q के मध्य कौन सा बल लग रहा है, कूलाम बल लग रहा है। अब कूलाम बल का मान F बराबर क्या होगा, Q1Q2/r²। के Q1 की जगह कैपिटल Q, Q2 की जगह Q नॉट डिवाइडेड बाय r²। अब कई आपने कहते हैं कि इसको सदिश रूप में निकालना है, तो सदिश रूप में भी निकाल सकते हैं। हमने बाद में लिख लेंगे सदिश रूप, सिंपली सोल्व कर लेते हैं। समीकरण नंबर 1। अब देखो तीव्रता निकालनी है, तो तीव्रता की परिभाषा से, तीव्रता मैंने आपको बता दिया, फिर तीव्रता लिख दें, विद्युत क्षेत्र लिख दें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख दें, सब कॉमन बात है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो हम विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें इसमें चुंबकीय क्षेत्र में फिर आएंगी, वो एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें ज्यादा सोल्व नहीं करेंगे। सिमिलरिटी से सारी बातें उसमें अंडरस्टूड होती है, यानी जो बातें विद्युत क्षेत्र में अप्लाई होती है वो चुंबकीय क्षेत्र में अप्लाई होती है। वो सारे के सारे कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस है, सारे सिंबल चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से लिख रहे हैं, वहां मैग्नेटिक फील्ड को बी से लिखते हैं।
ठीक है, इसी तरह से बाकी चीजें भी आएंगी। तीव्रता की परिभाषा अगर लगा दें, तीव्रता की परिभाषा से याद आएगा E बराबर F अपॉन क्यू नॉट, क्यू नॉट। अब इसमें 1 अपॉन क्यू नॉट ऐसा कैसा, F की वैल्यू रख दो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 का मान रखें, समीकरण 1 का मान रखेंगे तो E बराबर आ जाएगा 1 अपॉन क्यू नॉट ऐसा कैसा इंटू F की वैल्यू रख दो K क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको हम 20 से ज्यादा जगह काम लेने वाले हैं कम से कम। यहां से एक रिजल्ट ही आ जाता है, यहां से एक रिजल्ट यह आता है कि तीव्रता को जो मान है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हेलो, आ रहा हूं बस 15-20 मिनट में क्लास से फ्री हो जाऊं। हाँ क्या नहीं तो हाँ ठीक। तो तीव्रता का जो मान है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब यहाँ इसको मैं क्वेश्चन सेकंड दे देता हूँ। यहाँ एक ग्राफ बना रहे हैं, वो ग्राफ भी हमें हम बहुत बार बनाना पड़ेगा हर चैप्टर में, हर टॉपिक में, क्योंकि ऐसे ही रिजल्ट ज्यादा आने वाले अपने पास। तो इसमें ये पूछ लेते हैं तीव्रता और दूरी में ग्राफ बनाइए। एक बार 1 नंबर में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, तीव्रता और दूरी के मध्य ग्राफ व्यक्त कीजिए। ठीक है, प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस। तो किसके मध्य है, तीव्रता व दूरी के मध्य ग्राफ। तो एक एक्सिस पे दूरी ले लो, एक एक्सिस पे तीव्रता ले लो। तो यहां से क्या होगा जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे तीव्रता कम होती जाएगी। तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से आएगा। एक बात ध्यान रखना, ये ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करना चाहिए। यहाँ पर देखो, यहाँ इसको टच कर दोगे तो ये ग्राफ गलत है और 0 नंबर मिलेंगे, और 0 किसी में भी ऐड कर दें तो रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। तो फिर यहाँ क्यों ऐसा क्यों लेते हैं, क्योंकि E इज इक्वल टू देखो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है, आर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर रखोगे तो रिजल्ट अलग आएगा, 4 की जगह 8 कर दोगे तो रिजल्ट और कम आ जाएगा, 100 कर देंगे तो और कम आ जाएगा, लेकिन कभी भी 0 नहीं आएगा। 0 कब आएगा, जब अनंत होगा। तो अनंत तो दूरी लेते नहीं अपने, दूरी होती नहीं अनंत, तो कोई अनंत मतलब जिसे माप ही नहीं सकते, तो ऐसी तो क्वेश्चन में कभी भी आएगी नहीं। इसीलिए ये जो ग्राफ है वो कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करना चाहिए, यानी धीरे धीरे ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, अनंत में जाके मिलेगा। तो अनंत लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकते अपने, तो फिर मैच करने का तो बहुत मतलब ही नहीं है। ये तो गैस की तीव्रता का फॉर्मूला। अब इसके अंदर सदिश रूप में कहते हैं, सदिश रूप में कैसे सोल्व करना है, तो सदिश रूप के लिए हम पहले बात कर चुके हैं पिछले टॉपिक में, कूलाम के नियम में वही बातें हैं। सदिश रूप में लिखें तो सदिश रूप में तीव्रता क्या करना है, सदिश रूप में सदिश लगा दो, कुछ नहीं करना। ई के सदिश लगा दिया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ क्या लगा देंगे आर कैप, ये हो गया सदिश। अगर सदिश कहते तो इसको ऐसे लिख दो और कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो यूनिट वेक्टर इकाई सदिश जो होता है वो क्या होता है, आर सदिश बटे आर का परिमाण। इस समीकरण में ये मान रख दें तो ई बराबर आ जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये आएगा आर वेक्टर अपॉन आर का परिमाण। तो ई बराबर आ गया के क्यू अपॉन ये आर क्यूब हो गया और ये आर वेक्टर। ये बात मैंने आपको फोर्स में भी बताई थी कि अगर सदिश रूप में लिखा जाए तो ये कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां ऑप्शन ऐसे मिल जाते हैं, तो वहां पर इस ऑप्शन को ढूंढते रहते हैं और ये ऑप्शन नहीं होता है वहां, तो फिर ये इस तरह का ऑप्शन मिलेगा पावर 3। और अपने क्या रट के एक ही बात रट के घूमते हैं कि ये बल है, तीव्रता है, सब क्या होते हैं, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यहाँ भी दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन ये लिखने का तरीका चेंज हुआ है, केवल वैल्यू चेंज नहीं हुई है, केवल लिखने का मेथड जो है वो चेंज कर दिया है। वापिस आर वेक्टर की वैल्यू अगर यहाँ से पुट करें तो आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, आर कैप इंटू आर, ये इधर आगे मल्टीप्लाई हो रहा है,
तो वो वैल्यू पुट करेंगे तो फिर R से R कट गया, इसके तो बात वही है, लेकिन लिखने का जो तरीका है वो चेंज हो सकता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात है इक्वेशन नंबर 2, जिसका हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं आगे। कई टॉपिक में यूज होगा, न्यूमेरिकल में भी यूज होगा, हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे टॉपिक पूरा होने के बाद में। अब इसमें दूसरी बात लेते हैं कि जब आवेश मूल बिंदु पर स्थित नहीं हो, तो नहीं हो तो भी कैलकुलेशन सारी एक ही करनी है, ठीक है। दूसरा, थोड़ा सा इसको सोल्व करने का जो तरीका है वो चेंज हो जाएगा, तो इसी में मैं करेक्शन करना हूं, मूल बिंदु पर स्थित नहीं हो। If point charge is not placed, नोट लगा देना बीच में, at the origin, तो ये कंसीडर कर लेंगे, कंसीडर O is a origin and plus Q is a point charge which not placed at the origin, किसी और पॉइंट पर स्थित है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ लिखा ना हमने कि मूल बिंदु O पर आवेश Q स्थित है, तो इसमें हम मान लेंगे, माना किसी बिंदु A पर प्लस Q बिंदु आवेश स्थित है, इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, वहां पर परीक्षण आवेश Q नॉट रखा गया है और अब हमें तीव्रता निकालनी है। इसको मैं मिटा रहा हूं और इसकी तीव्रता सोल्व करेंगे। अब देखो, इसके लिए एक बात और यूज कर लेते हैं, ये पूछ लेते हैं स्थिति सदिश के पदों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। फाइंड द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। क्या पूछ लें, ब्रैकेट में लिख देता हूं शॉर्ट में, स्थिति सदिश के पदों में मतलब इन फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। अब देखो क्या कर रहे हैं, अब कंडीशन जो दे रखी है वो ये दे रखी है कि यहां मूल बिंदु पर नहीं आवेश, किस बिंदु पर है, ए बिंदु पर, तो कहीं पर भी हो सकता है। ये मान लेते हैं कि बिंदु ए है जहां पर कौन सा आवेश रखा है, प्लस Q, इससे R दूरी पर ये बिंदु P है जहां पर हमें तीव्रता का मान ज्ञात करना है। आ गया समझ में, ये है, तो ये दूरी बीच की क्या है, R है। अब अपने स्थिति सदिश क्या होती है, स्थिति सदिश वे सदिश जो कहां से लिए जाते हैं, ओरिजिन से, मूल बिंदु से लेते हैं, उनको क्या कहते हैं, द वेक्टर्स व्हिच आर यूज्ड फ्रॉम द ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। कहां से यूज करते हैं इनको, ओरिजिन से, मूल बिंदु से यूज करते हैं, उनको पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो ये जो वैल्यू है ये यहां से कनेक्ट करते हैं, इस वैल्यू को यहां से कनेक्ट करते हैं, दिस इज अ R1 एंड दिस इज अ R2। ओरिजिन से हमें पता है कि डायरेक्शन कैसे होती है, कि यहां से अगर A तक पहुंचना है, तो अपने पास इसके अलावा कोई शॉर्ट पथ नहीं है, इसके अलावा कोई शॉर्ट पथ नहीं है। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन 11वीं क्लास में आ जाती है बहुत डिटेल से, अपने उसकी बात नहीं करेंगे। यहाँ से अगर स्ट्रेट जाएं तो ये एक रास्ता है बिंदु ए तक पहुंचना है, इसका मतलब ये निश्चित डायरेक्शन है। इसी तरह से ये एक रास्ता है पी तक पहुंचने का, इसलिए ये भी एक निश्चित डायरेक्शन है। अब यहाँ सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम आप अप्लाई कर दो कि हमें पी पर निकालना है तो पी पर कौन सा आवेश रखेंगे, Q नॉट आवेश रखेंगे। तो पी पर ये आवेश जो है प्लस Q आवेश, इस पर बल लगाएगा, तो इस बल की दिशा किधर होगी, पी की तरफ होगी, ऐसे होगी इस बल की दिशा, ऐसे हो जाएगी। तो अब सदिश संयोजन त्रिभुज नियम लग गया कि दो भुजाएं, त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमागत एक ही डायरेक्शन में हो, एक दिशा में हो, और तीसरी भुजा उनके विपरीत सामने से आती हो, तो इन दोनों का योग तीसरी के बराबर होता है। बस इतनी सी बात अपने को
अप्लाई करनी है। अब देखो कैसे अप्लाई करें कि Q है, सेम उसी तरह से Q है स्मॉल q नॉट के मध्य बल, तो F इज इक्वल टू क्या आएगा कि Q1 Q Q2 Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो, AP का स्क्वायर, AP का स्क्वायर मोड लिख दो, क्योंकि आप क्या ले रहे हैं, अदिश रूप ले रहे हैं तो परिमाण ले रहे हैं, सदिश लेंगे तो सदिश की फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है। तो अभी देखो सदिश लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, आर के बाद आएगा, यहाँ सदिश राशि आ जाएगी, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो एक लाइन जैसे पिछले टॉपिक में बताई थी वैसे आप उसे लिख सकते हो। अब अपने को क्या करना है, इसके अंदर और कुछ नहीं करना है, एपी की वैल्यू निकालनी है। किस त्रिभुज से, त्रिभुज ओ ए पी से सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम लगा रहे हैं। ओएपी में सदिश संयोजन के त्रिभुज नियम से, अब त्रिभुज नियम से क्या आएगा, देखो ये दोनों एक ही दिशा में क्रमागत आगे पीछे हैं, तो इनका योग तीसरी के बराबर हुआ, ये त्रिभुज नियम में भी। तो यहां से ओ ए प्लस ए पी वेक्टर इज इक्वल टू ओ पी वेक्टर, ये ओ ए प्लस ए पी दोनों का योग हो गया, जो किसके बराबर है, ओ से पी के बराबर है। अपने को तो ए पी निकालना है, ए पी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, ओ पी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, दोनों के मान पता है अपने को, तो अपने पास आ गया ए पी वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये दोनों वैल्यू, ये वैल्यू एक वैल्यू जो है वो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, सोल्व हो गया, बस खत्म क्वेश्चन। तो यहां से आ गया क्या, बाय इक्वेशन फर्स्ट F इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का स्क्वायर। अब देखो इसको सदिश रूप में लिखे तो यहाँ R कैप लगा देंगे, उसको भी सोल्व कर लेंगे वैसे, वरना इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन हमें अभी तीव्रता निकालनी है, बल भी निकालना था हमें, तीव्रता निकालनी है। तीव्रता निकालने के लिए वही सेम मेथड, क्या कर दो, तीव्रता की परिभाषा लगा दो। तीव्रता की परिभाषा से E इज इक्वल टू क्या होगा, F अपॉन क्यू नॉट, तो E बराबर क्या देगा, F अपॉन क्यू नॉट एज इट इज, और 1 अपॉन क्यू नॉट एज इट इज, और F की वैल्यू पुट कर दें। तो F की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो F की वैल्यू कहाँ है, F की वैल्यू इसमें इक्वेशन में पुट कर दें, के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का स्क्वायर। क्यू नॉट से बस ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, और के क्यू अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का स्क्वायर। दिस इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द पोजीशन वेक्टर फॉर्म। अब देखो तीव्रता में और बल में दोनों में सिमिलरिटी है कि तीव्र बल का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, के क्यू1 क्यू2 अपॉन आर स्क्वायर। तीव्रता का जो फॉर्मूला है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसे मिक्स हो जाते हैं, इनको आप ध्यान रखना, इनका बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। दोनों में एक बात कॉमन है कि दोनों ही दूरी के वर्ग के वृत्त क्रमानुपाती होते हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ये ग्राफ जो बहुत काम में आने वाला है। कूलाम के नियम में हमने ये ग्राफ नहीं बनाया था, उस समय ध्यान नहीं रहा अपने को, लेकिन आपको ये ग्राफ बनाना कूलाम के नियम में बनाएंगे तो भी इधर आर ले लेंगे और इधर एफ ले लेंगे, तो भी ये ग्राफ ऐसे आएगा। तीव्रता में कोई भी फॉर्म हो, सिंपल फॉर्म हो, वेक्टर फॉर्म हो, पोजीशन वेक्टर फॉर्म हो, सभी के अंदर अगर इसमें भी अगर कहें ई व आर में ग्राफ बनाइए तो वह ई व आर में ग्राफ कैसे बनेगा, वही ग्राफ बनेगा। ये आर आ गया, ये ई ले लें और ये ग्राफ इस तरह से। अभी तो और भी बहुत जगह इस ग्राफ के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये जो वैल्यूज आ गई सारी, ये तीव्रता से रिलेटेड आ गई। अब इसका एक छोटा सा एक पार्ट और भी है, वो हम कल डिस्कस करेंगे, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो आप इसको रिवाइज कर लें, लिख लें पूरे को और करके देख लें। किसी तरह की किसी को भी समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, या मेरे जो फेसबुक पेज है उस पे आप उसकी फोटो क्वेश्चन की डाल सकते हैं, तो आपको सॉल्यूशन उसमें मिल जाएगा। बाकी जो तीव्रता का टॉपिक आज हमने किया है, ये टॉपिक थोड़ा महत्वपूर्ण है, न्यूमेरिकल के पर्पज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके न्यूमेरिकल जो हम बाद में सोल्व करेंगे, तब तक आप इसे पढ़ते रहिए और विशेष तौर पर घर पे रहिए।